स्टूडेंट्स वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो अभी हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग की दो टाइप्स होती, तीन टाइप की होती पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हमने दो टाइप कर लिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। अभी जो हमारी थर्ड टाइप की बची हुई है गवर्नमेंट कंपनी, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है पिछली वीडियो में दे दी गई है। तो गवर्नमेंट कंपनी या आपकी थर्ड टाइप की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जितने भी शेयर्स उन्होंने बनाए होंगे उस गवर्नमेंट कंपनी ने, उसमें 51% शेयर्स एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट जो है 51% शेयर्स गवर्नमेंट ओन करेगी। ठीक है, मतलब 51% शेयर्स जो होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट उतने की शेयर होल्डर्स होगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो ये आप समझ रहे हो कि आधे से ज्यादा 50% आपका हाफ हो गया, 50% से ज्यादा 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट ओन करेगी, देन वो कंपनी, जिस भी कंपनी के वो शेयर्स है, वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी 51% शेयर्स ओन कर रही है तो बाकी जो बचे शेयर्स हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ओन कर सकते हैं, या वो सारे के सारे शेयर्स गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है। तो ये आपका होता है गवर्नमेंट कंपनी का मतलब। तो ये आपको मेन है कि जो आपकी मेन कंडीशन होती है एक गवर्नमेंट कंपनी की, वो आपको ये जरूर लिखनी है कि मिनिमम 51% ऑफ शेयर्स, क्या है, मिनिमम 51% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट। अगर ये होता है देन वो कंपनी आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो ये आपकी क्राइटेरिया है, बेसिक चीज है, ये आपको बताया गया था गवर्नमेंट कंपनी का, एंड थोड़ा और डिटेल में पिछली वीडियो में था। अभी हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला फीचर जो होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, इनकॉर्पोरेशन कई बार टर्म आ चुका है, इसका मतलब यही है कि रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है, क्या होता है, सिंपल सा आपको जो पार्टनरशिप थी उसमें अच्छे से बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और फिर पूरा आपको बताया गया था, वो स्क्रूटनी करता है। तो जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी, इसमें भी यही है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है किसमें होता है, एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर होता है। ठीक है, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्ट है, वैसे गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी एक्ट है। कौन सा एक्ट है, एक्ट आपको बताया गया था कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956, ये आपके में दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट 1956 जो है, इसके अंडर हम गवर्नमेंट कंपनी की रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। क्यों, बिकॉज ओनर कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को लेकर अगर हम करिए बात की जा रही है, या जो शेयर होल्डर है या मेन जो ओनर है वो कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट कंपनी बनानी है तो उसको क्या करना होगा, उन्होंने पहले एक डिसीजन लेना होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जाएगा कि एक गवर्नमेंट कंपनी बनानी है। ठीक है, जब कंपनी के फिर वो सारे जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं, जितना पेपर वर्क है वो कर लेंगे, शेयर्स डिसाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो कंपनी को, इस गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कर देंगे, एंड इनकॉर्पोरेशन होते ही गवर्नमेंट कंपनी आपके एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अब देखिए, जब इस गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, देन क्या होगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी के पास एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी इसको। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट भी पहले आपको कई सारी जो आपने ओनरशिप स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसमें बताया गया है। तो पहला तो आपका ये इनकॉर्पोरेशन है। अब इसी इनकॉर्पोरेशन से जुड़ता क्या दूसरा आपका पॉइंट बन रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी का। तो दूसरा फीचर क्या है गवर्नमेंट कंपनी का, ये है कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक सेपरेट लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेपरेट लीगल ऑर्गेनाइजेशन या सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि लीगल का मतलब इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ जो हमारा है वो ये कहता है कि अगर इन्होंने, लॉ ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी का केस है, उसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे दी है, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अब एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि जैसे कि सारे लोग अलग होते हैं एक दूसरे से, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से अलग होती हैं, उसी तरह से ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी, इसको लॉ ये आइडेंटिटी दे देंगे आर्टिफिशियल पर्सन की, तो अब ये गवर्नमेंट कंपनी सारे एक्ट्स खुद से करेगी। ठीक है, खुद से करने का क्या मतलब है, अब आप ये सोचोगे कि कंपनी कैसे अपने लिए कर लेगी,
जो कंपनी में लोग हैं, जो ओनर हैं, जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वही लोग काम करेंगे, बिकॉज कंपनी तो आपकी इंसान तो है नहीं, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये कैसे काम करेगी? ये होगा कि गवर्नमेंट कंपनी के नाम पर काम होगा। अगर कोई काम गवर्नमेंट कंपनी के नाम पर करा जाएगा तो उस गवर्नमेंट कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो एक्चुअल में रियल पर्सन्स हैं, वो लायबल नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहती है तो क्या होगा कि गवर्नमेंट कंपनी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी के नाम पर किसी को स्यू कर दिया जाएगा, स्यू मतलब किसी पर केस कर दिया जाएगा, या कोई और पर्सन गवर्नमेंट कंपनी को स्यू करेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी को स्यू करा जा रहा है, कोई एक थर्ड पार्टी है, उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी पर केस फाइल कर दिया है, तो अगर उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी पर केस करा है, देन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी के जो ओनर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो सब उन सब पे भी केस फाइल होगा। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी दे दी गई है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट करा जा रहा है। तो गवर्नमेंट कंपनी पर अगर केस फाइल होगा देन बाकी जो उसके ओनर्स हैं एंड ऑल और जो अलग पर्सन हैं उन पर वो केस फाइल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी के पास सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का आपका मेन ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हर एक इंसान अलग होता है, अलग अलग ट्रीट करा जाता है, उसी तरह से इस गवर्नमेंट कंपनी को भी अलग ट्रीट करा जाता है। जनरली अगर आप देखो तो जिनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जैसे कि आपके सोल प्रोप्राइटर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर्स अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हैं, उनको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं प्रोवाइड करी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर उन पर कोई केस होगा तो उनकी जो प्रोप्राइटरशिप है उस पर इफेक्ट होगा। अगर उनकी प्रोप्राइटरशिप पर कुछ करा जाएगा या फिर उसको कुछ भी करा जाएगा, कोई भी चीज़ करी जाएगी, उसकी प्रोप्राइटरशिप लायबल होती है किसी चीज़ के लिए, तो वो डायरेक्टली उस सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी बन जाएगी, वो बनी जाएगी। कोई उसमें है ही नहीं कि भाई सोल प्रोप्राइटर अलग है, सोल प्रोप्राइटरशिप अलग है, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उनको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं दी गई है। बट कंपनी बड़ा टर्म है, कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी के फंक्शंस अलग कर दिए गए हैं एंड उनके जो ओनर्स हैं उनके फंक्शंस अलग कर दिए गए हैं और उनको एक अलग अलग लोगों की तरह ट्रीट करा जा रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी का यही मतलब है कि इन द आइज ऑफ लॉ, द लॉ इज ट्रीटिंग द गवर्नमेंट कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज ट्रीटिंग द गवर्नमेंट कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। This government company, because it is having the separate legal identity, it can sue other people. The third party can also sue the government company. It can own property. It can make contracts. सारा काम गवर्नमेंट कंपनी खुद से कर सकती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी आपका ये सेकंड फीचर है गवर्नमेंट कंपनी का। अब हमारा थर्ड फीचर जो आता है वो कहता है कि ओनरशिप। तो ओनरशिप में क्या बताया गया कि गवर्नमेंट कंपनी के ओनर कौन है, तो वो तो आपको अभी से पता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आपकी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है एंड इसका मतलब तो यही है कि ओनर आपकी गवर्नमेंट होगी, पब्लिक ओन करेगी इसको, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ओनर इसकी गवर्नमेंट होती है। क्या कंडीशन है ओनर बनने की? अगर गवर्नमेंट ओनर बनना चाहती है गवर्नमेंट कंपनी की, देन मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट को ओन करने पड़ेंगे। तो क्या आपके में दिया गया यही है कि इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, व्हेन इट इज पार्टली ओन्ड देन द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इज एटलीस्ट 51%। तो ये वाला आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया गया था कि ये आपकी चलो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है और बोला गया है कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी क्यों बनेगी? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी इसलिए कहेंगे अगर गवर्नमेंट इस कंपनी के मिनिमम 51% शेयर्स ओन कर रही है, ठीक है। अगर इस कंपनी के 51% शेयर्स गवर्नमेंट ओन कर रही है तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ये चीज होती है। गवर्नमेंट कंपनी बाद में एग्जिस्टेंस में आएगी, पहले गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक कंपनी बनाए और उसको गवर्नमेंट कंपनी की तरह ट्रीट करे, जिसके लिए उन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, 51% शेयर्स खुद जो है ओन करने पड़ेंगे। 51% शेयर्स की जो शेयर होल्डर है, ओनरशिप है, वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, तब वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी उसको हम बोलेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है इसके 51% शेयर्स तो मिनिमम गवर्नमेंट को होनी चाहिए। अगर 51% से कम शेयर्स, मान लीजिए गवर्नमेंट ने केवल 50 शेयर्स पर वो करे ओन करे, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। 51% शेयर्स मिनिमम है, उसके बाद एक्सीड करके आप और भी जा सकते हो और आप 100% शेयर्स भी गवर्नमेंट ले सकती है। अब 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं तो वही सेम कंडीशन इसमें आती है कि अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए 51% शेयर्स ही ओन करे, वो तो ओन करना ही करना है, मान लीजिए केवल 51% शेयर्स ओन करेगी या 51% से ज्यादा, मान लीजिए 60%, 70%, 75% इतने ओन करें,
तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो भी ओन कर सकते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड नॉर्मल कॉमन पब्लिक है वो भी जो है ओन कर सकती है। तो अगर ऐसा आपको कंडीशन दी गई है तो इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट कंपनी के ओनर गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी कंपनी का किसी भी चीज के ओनर बनने के लिए उसके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। अगर शेयर्स परचेज कर लिए हैं तो आप उसके ओनर बन जाओगे, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया गया है कि शेयर होल्डर्स मतलब जिन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं और ओनर्स एक ही इंसान है। जो शेयर होल्डर है वही ओनर है। ओनर कैसे बनेगा, जब आप शेयर्स परचेज करोगे। तो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी परचेज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट कंपनी की ओनरशिप में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी या तो गवर्नमेंट पूरा ओन कर सकती है। कैसे पूरा ओन करेगी, 100% शेयर्स खरीद के। सारे 100% शेयर्स गवर्नमेंट अगर ओन करेगी, जितने भी शेयर्स है सारे के सारे, तो गवर्नमेंट केवल ओनर रहेगी उसकी, क्योंकि अब कोई और ओनर बन नहीं सकता है। जब तक शेयर्स नहीं रहेंगे तब तक और कोई ओनर कैसे बन जाएगा। सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने ले लिए तो गवर्नमेंट ओनर बन जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने केवल कुछ शेयर्स लिए, लेकिन उसमें भी मिनिमम 51% तो ले नहीं लेंगे, कुछ शेयर्स लिए, मान लीजिए 60% या 70% शेयर्स ओन करें, बाकी के जो है वो खुले हैं। अब वो कोई भी आकर परचेज कर सकता है, जो परचेज करेगा वो उस गवर्नमेंट कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी की ओनरशिप है कि या तो होली गवर्नमेंट ओन करे, केवल गवर्नमेंट ओनर हो, या तो पार्टली गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों ओन करे, जिसमें ये कंडीशन है कि गवर्नमेंट के 51% शेयर्स तो होने ही होने हैं। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड फीचर था ओनरशिप का। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके बाद आता है फोर्थ फीचर जो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट, तो देखिए मैनेजमेंट का बताया गया है कि जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होती है इसकी भी मैनेजमेंट कैसी होती है। जैसे आपने अभी तक जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है कि कुछ लोगों को अपॉइंट करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनको डायरेक्टर बनाते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी ने 5 या 6 लोगों को अपॉइंट करा, आप डायरेक्टर हो, आप डायरेक्टर, ऐसे करके फिर वो 5-6 लोगों का एक बोर्ड बना दिया, तो इट विल बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करे जाते हैं जिनका काम होता है कि वो मैनेजमेंट देखेंगे और कंट्रोल देखेंगे। कंट्रोल का काम और मैनेजमेंट का काम कौन करेंगे, डायरेक्टर्स करेंगे। उन्हीं डायरेक्टर्स के एक ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी मैनेजमेंट का काम देखती है। अब इसमें ये बताया गया है कि इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। इसमें क्या है कि अब देखो इस पॉइंट में भी मेंशन है कि गवर्नमेंट या तो अपॉइंट करेगी या जो अदर शेयर होल्डर्स है। अदर शेयर होल्डर्स का यही मतलब है कि अगर उस कंपनी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी शेयर होल्डर्स है तो उनको भी ये पावर दी गई कि वो भी अपने डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में उनका भी पार्ट होगा, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। बिकॉज अगर उन्होंने शेयर्स परचेज करे तो ओनर वो भी हो गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल और मैनेजमेंट का काम देखती है आपकी। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैनेजमेंट हो गया हमारा। अब हम फिफ्थ फीचर पे आते हैं। फिफ्थ फीचर कहता है ओन स्टाफ। ओन स्टाफ ये क्या होता है? स्टाफ का मतलब क्या है? स्टाफ का मतलब यही है कि जो भी एम्प्लॉइज और सब लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्टाफ बोलेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने अभी ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी पढ़ी होंगी जिसमें लिमिट बता दी गई है। अब हम अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही केस ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो पब्लिक कंपनी में तो मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो उसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, 2 पीपल, एंड मैक्सिमम उसमें आपके 200 होने चाहिए। कई बुक्स में 50 एंड कुछ और आपके लिखे होंगे टर्म्स, कुछ नंबर्स लिखे होंगे, बट 200 आपके मैक्सिमम है प्राइवेट कंपनी में। तो अगर ऐसा आपको बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 है, तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिनके ऑपरेशन इंटरनेशनली हो रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लेकिन प्राइवेट कंपनीज है। कई ऐसी कंपनीज हैं, तो उसमें ये कंफ्यूजन होती है कि जब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम केवल 200 लोग हो सकते हैं, 200 का एग्जाम्पल लेते हैं, केवल 200 लोग हो सकते हैं, तो वो कंपनी जब मल्टीनेशनल कंट्री ऑपरेशन कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कई सारी कंट्रीज में ऑपरेशंस कर रही है, तो उन सारी कंट्रीज में कितने सारे लोग उस कंपनी में काम करते होंगे। जब इतने सारे लोग उस कंपनी में काम करते होंगे तो मे बी लैक्स में 10 लाख्स में वो लोग काम कर रहे होंगे।
तो इसका तो मतलब ये है कि उस प्राइवेट कंपनी ने तो 200 की लिमिट क्रॉस कर दी, बहुत सारे लोग उस कंपनी में हैं, मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ओनर कौन है और एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है। तो ये आपको जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय, ये पता होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं प्राइवेट कंपनी का, जिसमें प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए थे, तो 2 लोग थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, उन्होंने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई, ठीक है। अब उनका और उसके बाद क्या हुआ, उनके बाद उन्होंने 3-4 और लोग आकर ओनर बन गए, 3-4 नहीं हुए, उसके बाद बढ़ के 10 लोग हो गए। क्यों? क्योंकि उन सब ने उस मतलब आके वो ओनर बन गए। मान लीजिए वो सब एक ही फैमिली के थे या फ्रेंड्स थे, 7-8 पीपल थे, उन लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना दी। अब क्या हो रहा है, वो प्राइवेट कंपनी उनकी इतनी ज्यादा चल गई है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। मिस्टर ए से मिस्टर ए बी सी जो भी हैं, अगर 6-7 लोग हैं, 7 पीपल है मान लीजिए, मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, जिन्होंने ये प्राइवेट कंपनी बनाई है, उनका बिजनेस अब एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। अब उनकी कंपनी वो कई सारी कंट्रीज में चल रही है, तो इतने सारे कंट्रीज में देखने के लिए उनको बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ेगी। वो अपने ऑपरेशंस देखने के लिए इंडस्ट्री का अगर वो काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर लोगों को अपॉइंट करेंगे, कैसे? एम्प्लॉय बनाकर, ठीक है, एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि जो उनके ऑफिस का काम देखेंगे, कोई उनके प्रोडक्शन का काम देख रहा है, कोई सेल्स का काम देख रहा है, ये सारा काम जो भी है आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे डिपार्टमेंट्स के बारे में, उसमें पता चलेगा क्या क्या काम होता है। तो ये सब काम देखने के लिए वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो जिन्हें वो मिस्टर ए बी सी 7 पीपल जो है, जो ओनर है, वो एम्प्लॉय कर करके अपने बिजनेस में काम करवा रहे हैं, वो मेंबर्स नहीं है। उनकी काउंटिंग उस मेंबर्स की काउंटिंग में या ओनर्स की काउंटिंग में जो लिमिट है उसमें नहीं करी चाहिए। उस प्राइवेट कंपनी में चाहे हजारों या लाखों लोग काम करें, लाखों लोग एम्प्लॉयज हो, 3 लाख 4 लाख 15 लाख जितने एम्प्लॉयज हो, लेकिन उस कंपनी की, उस प्राइवेट कंपनी के ओनर्स जो है वो केवल वो 7 लोग हैं जिन्होंने शुरू करी थी, जिन्होंने कैपिटल लगाया था। कैपिटल कौन लगाता है? ओनर लगाता है। कैपिटल के बारे में भी आप देखोगे तो जो ओनर है वो अलग है, एम्प्लॉयज अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसमें लाखों लोगों में एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, लाखों की काउंटिंग में, लेकिन फिर भी वो 7 अगर ओनर्स है तो उन्होंने वो लिमिट क्रॉस नहीं करी 200 की। तो ओनर्स और एम्प्लॉयज में फर्क होता है। तो यही इसमें ओन स्टाफ में आपको ये एक जानना है कि ओनर जो है गवर्नमेंट है और बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। स्टाफ का मतलब उन एम्प्लॉयज से है जिन्हें वो अपॉइंट करें ताकि वो उनकी कंपनी का काम देखें। वो एम्प्लॉयज ओनर्स नहीं होंगे। जब उस कंपनी में कभी प्रॉफिट होगा या कभी लॉस भी होगा तो वो ओनर्स जो ओनर्स हैं उनके ऊपर वो चीज आएगी। या तो ओनर्स उस प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे या उन ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो अब लॉस को भी झेलें। ठीक है, वो ओनर्स और अपने कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज से नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट हम दे देंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाएगी। अगर ये डिस्टिंक्शन आपको बहुत अच्छे से जानना है तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका था ना उसमें आपने अच्छे से पढ़ा था कि बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में फर्क होता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस का कॉम्पिटिशन वो आपका कंपैरिजन है, एक कॉम्बिनेशन है कि बिजनेस अलग है, ओनर्स और वो सब अलग है, जो उस बिजनेस में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में है, जो ओनर है वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज उनकी कंपनीज में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ओन स्टाफ में भी यही है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उन्हें जो अपनी स्टाफ सिलेक्शन करना है, उनके स्टाफ में उनके जो डायरेक्टर्स है वो भी आ रहे हैं, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, तो इसमें ये बताया गया कि वो ओन स्टाफ है। ओन स्टाफ का क्या मतलब है? ओन स्टाफ का ये मतलब है कि द एम्प्लॉयज आर नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कौन होते हैं? जो जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स दिए होते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है हमारे कंट्री में, तो उसमें जो सिविल सर्वेंट्स आपने सुना होगा यूपीएससी एग्जाम है, तो जो ये देते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसमें यह है कि जो आपने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देखी थी और आपने पब्लिक कॉर्पोरेशंस देखी थी, तो उसमें यह था कि जो आपके ये सिविल सर्वेंट्स हैं वो ही जनरली काम देखते थे। मैनेजमेंट का हो गया, बाकी काम हो गया डिपार्टमेंट्स का, वो उसके मैनेजमेंट का काम, कंट्रोल का काम वो सिविल सर्वेंट्स देखते थे, जो कि जनरली इनएफिशिएंट होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करा जाता है, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये अलग केस है। वही से बताया कि इसमें वो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट नहीं होता है। गवर्नमेंट कंपनी में जो उनकी स्टाफ सिलेक्शन है उसमें वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जरूरी नहीं कि अपॉइंट करें, कोई उनके ऊपर वो
फोर्स नहीं करा जा रहा है कि उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करना है। वो अपने हिसाब से प्राइवेट लोगों को अपना जो भी उनको सिलेक्शन करना हो, जिस भी तरह से अपॉइंटमेंट करनी हो लोगों की, वो कर सकते हैं। नॉर्मल जो लोग हैं उसमें से वो उनको वो ले सकते हैं अपनी गवर्नमेंट कंपनी के स्टाफ के लिए, ठीक है, काम देखने के लिए। तो आपको में यही बताया गया कि जो उनके अपॉइंटमेंट है, सर्विस कंडीशन है, वो सब यही खुद डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हिसाब से रूल नहीं करा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओन स्टाफ में यही मतलब है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। बिकॉज ये आपका पिछले जो आपने अभी पढ़ा, अभी दो और अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में पढ़े थे, डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसमें आपने आप देखो, अगर आप चाहो तो रिवाइज कर लो, तो उसमें है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5th फीचर हो गया। अब 6th हम देखते हैं। 6th फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? पहली बात तो ऑटोनॉमी का मतलब बहुत पहले ही बता दिया गया था, इसका मतलब यही होता है फ्रीडम। फ्रीडम, या फिर और अगर अच्छा टर्म आपको जानना हो तो इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का क्या मतलब? आप फ्री हो, डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर, ठीक है, आप फ्री हो पूरी तरह से। किस चीज में? फाइनेंशियल, फाइनेंस में। फाइनेंस का क्या मतलब होता है? मनी। मनी से रिलेटेड चीजों में, फंड से रिलेटेड चीजों में, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजों में, ये सारी चीजें क्या आपका मनी से रिलेटेड है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। किसी भी कंपनी को, किसी बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, बिना पैसे से नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप कंपनी की शुरुआत कर रहे हो तो उसमें आपको कैपिटल चाहिए, मनी से ही शुरू हो पाएगा, ठीक है। ये आपका बिजनेस मेन है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि ये जितना भी उनका मनी से रिलेटेड चीजें हैं, फंड से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें गवर्नमेंट कंपनी को इंडिपेंडेंस है, वो फ्री है। किस मामले में फ्री है? देखो, अगर अभी हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपने एक देखा था कि अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फंड्स की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए उनके पास कम पड़ रहा है कैपिटल, उन पास मनी की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे वो जाके उनको गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट हमारी है, उनकी जो ट्रेजरी है उसमें से ही वो ले सकते हैं। वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अगर चाहे कि उसको जो है कहीं और से फंड्स मिले, कहीं और से वो बोरो करे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि आपको लोन्स और वो सब देती हैं, तो नहीं कर सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है इस मामले में, उसको गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही लेना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है आपकी, उसको इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अलग अलग जगहों पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर दे ताकि वहां से उनको इंटरेस्ट मिले। कई चीजें होती है मनी जनरेट करने की, मनी जनरेट करने की बहुत सारी चीजें हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे रेस्ट्रिक्शन है कि आपको अगर चाहिए फंड्स तो आप गवर्नमेंट की ट्रेजरी से दोगे, आपको और कहीं से नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपकी गवर्नमेंट कंपनी में ये इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करी गई है। इसमें बोला गया है गवर्नमेंट कंपनी में कि अगर गवर्नमेंट कंपनी को फंड्स की जरूरत है तो वो बोरो कर सकती है कहीं से भी, ठीक है। लेकिन जो हमारी कंपनीज एक्ट है जो इसको रेगुलेट कर रही है, उसके प्रोविजंस के अंदर कोई भी इसका लॉ उनको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो उनको लॉ मानना चाहिए और फिर उस हिसाब से वो अपना लीगल प्रोसीजर से कहीं से भी बोरो कर सकते हैं। उनके जो अकाउंटिंग का काम है, ऑडिट का काम है, उन सब पे कैसे बताया गया कि दे आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द बजटरी अकाउंटिंग। बजटरी अकाउंटिंग ये सारी चीजें होती है, अभी तो ये टर्म्स है, केवल आप आगे पढ़ोगे तो ये सब आपके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं बजट के और ये सब। तो ये आपका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इतना ज्यादा फोर्स करते हैं, इतना उनको फ्रीडम नहीं देते हैं, वो फ्रीडम गवर्नमेंट कंपनी में दी गई है मनी रिलेटेड मैटर्स में, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स में। तो इसी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं। तो ये हमारा 6th फीचर हो गया है। 6th फीचर हो गया। हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया। आगे हमारा दिया गया 7th फीचर विच इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी में फर्क पता होना चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब आपका फ्रीडम या इंडिपेंडेंस है और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है, अपने काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि आपके क्लास में होता होगा कि आपकी क्लास में क्या होता होगा, मॉनिटर अपॉइंट करा जाता होगा। तो ये क्या कहती है टीचर्स कि अगर क्लास में कुछ होगा तो मॉनिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लास में अगर बच्चे मिसबिहेव करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर की है, मॉनिटर को डांट पड़ती है। सेम वही चीज है, अकाउंटेबिलिटी होनी है इन गवर्नमेंट कंपनी की।
कौन इनसे क्वेश्चन करेगा ये चीजें? जैसे अगर क्लास में मॉनिटर से कुछ क्वेश्चन कौन करता था? टीचर करते थे। तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की अगर कुछ हरकतें होंगी, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें जो गलत काम होंगे, तो उसके वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है। और कौन इनसे क्वेश्चन करेगा? पार्लियामेंट करेगा या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को आप टीचर समझ लो और उस गवर्नमेंट कंपनी के जो हेड है उनको आप मॉनिटर समझ लो, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। अगर वो कुछ ऐसा काम करती है जो क्वेश्चनेबल है, कुछ गलत स्टेप्स करते हैं, कुछ भी टाइप का गलत काम करते हैं, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड पार्लियामेंट या फिर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो उनसे क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट क्वेश्चन करेगी कि स्टेट लेजिस्लेचर, वो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी ओनर कौन है। क्योंकि आपने ये देखा है, पिछले वीडियो में बताया गया था कि गवर्नमेंट कंपनी को कोई स्टेट भी ओन कर सकती है, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी गवर्नमेंट कंपनी बना सकती है, या फिर जो आपकी पूरी नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी जो है गवर्नमेंट कंपनी बना सकती है। तो डिफर करता है। अगर जो हमारी कंट्री की मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कोई कंपनी बनाई है, देन पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चन करेगी, तब तो स्टेट वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर आपकी कोई गवर्नमेंट कंपनी जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट ने बनाई है, मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने एक गवर्नमेंट कंपनी बना ली, वो कंपनी जो है उसके ओनर राजस्थान गवर्नमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर राजस्थान गवर्नमेंट उनसे क्वेश्चन करेगी, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो करेगी। तो ये आपका बहुत डीप चला जाएगा, ये बढ़ता ही रहता है ये चीजें। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट को भी, स्टेट लेजिस्लेचर को भी, कंडीशन पे डिपेंड करता है किस टाइप की गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फीचर्स खत्म हो गया, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स खत्म हो गए। पहला था इनकॉर्पोरेशन था कि उसको रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट में। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी का था कि गवर्नमेंट कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको लॉ जो है वो सेपरेट मानता है। गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है। ओनरशिप में बताया गया था कि ओनर इसकी गवर्नमेंट होती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो भी ओनर इसके बन सकते हैं। मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट का काम देखते हैं, जिनको शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। ओन स्टाफ एम्प्लॉइज जो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं, सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं। अगर ये चाहती है गवर्नमेंट कंपनी तो नॉर्मल लोगों को भी वो एम्प्लॉय कर सकती है स्टाफ के रूप में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम है इनको दी गई है फाइनेंस के मैटर में, मनी के मैटर में। एंड देन अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फीचर्स थे गवर्नमेंट कंपनी के वो खत्म हो गए। अब फीचर्स के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, हमारी तो नहीं है, इसकी गवर्नमेंट कंपनी है, ओनर की, ओनर कौन है? गवर्नमेंट है, पर हाँ प्राइवेट भी हो सकते हैं इसके ओनर। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि ओनर गवर्नमेंट है। तो अब हम इसके क्या देखेंगे? मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स क्या होते हैं? मेरिट्स होते हैं एडवांटेजेस, प्रोज, ठीक है। तो मेरिट्स का मतलब आपको पता चल गया है। कई अब आपके एग्जाम में ना आपको नए नए टर्म देकर पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेरिट्स, प्रोज, एडवांटेजेस सेम चीज होती है, ठीक है। तो मेरिट्स देखेंगे हम। मेरिट्स गवर्नमेंट कंपनी के जो है, पहला मेरिट हम देखते हैं कौन सी चीजें हैं जो जिसमें गवर्नमेंट कंपनी बहुत एडवांटेजेस है, बहुत एडवांटेजेस इसके हैं। वो ये है, पहला है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे फिर से एक चीज रिमाइंड करवाई जा रही है कि जो भी मेरिट्स आपको दिए जाते हैं, आप अभी तक जितने चैप्टर पढ़े उसमें जो जो मेरिट्स दिए गए हैं वो पिछले टॉपिक से कंपैरिजन करके दिए गए हैं, और जो डीमेरिट्स दिए गए हैं वो आगे के टॉपिक से कंपेयर करके दिए गए हैं, ठीक है। तो इजी फॉर्मेशन यहाँ पे ये बताया गया है आपको इसमें कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो बहुत आसानी से उसको हम फॉर्म कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। क्यों? अभी तो आप बोलोगे कि अरे कैसे बन जाएगी, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, फिर पेपर वर्क भी थोड़ा सा रहेगा और फिर बन जाएगी। बट यहाँ क्या आपके में दिया गया है? यहाँ बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी इसलिए आसानी से बन जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए केवल गवर्नमेंट को एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को केवल एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन जो होगा वो डिसीजन लेते ही गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद बस उसको रजिस्टर करवा दो। इनको इस गवर्नमेंट कंपनी को बनाने के लिए अलग से स्टैट्यूट नहीं बनाना पड़ेगा।
अलग से एक एक्ट या एक लॉ नहीं बनाना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी बनाए। अब ये आपको किससे कंपेयर करा जा रहा है? ये कंपेयर करा जा रहा है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से, जो इसकी पिछली वाली आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। तो पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आपको ये बताया गया था कि अगर पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आप बनाना चाहते हो, उस गवर्नमेंट बनाना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को उस कॉर्पोरेशन के लिए एक स्टैट्यूट पहले बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा जिसमें उस कॉर्पोरेशन की सारी चीजें मेंशन होंगी कि उस कॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पावर्स उनको क्या क्या दी जाएंगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे, एंड उसके बाद ही वो उस कॉर्पोरेशन को बना पाएंगे। गवर्नमेंट कंपनी में आपको वो स्टैट्यूट नहीं बनाना है। गवर्नमेंट कंपनी में तो केवल डिसाइड करना है, गवर्नमेंट को डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बनाने की फॉर्मेलिटीज कर देंगे, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो ये आपका इजी फॉर्मेशन बताया गया है कि केवल एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से आप गवर्नमेंट कंपनी बना सकते हो, अलग से कोई स्टैट्यूट या एक्ट या लॉ पास करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट कैन बी क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आपका पहला मेरिट एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा आपका आता है इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी का क्या मतलब था, अभी बताया गया था, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटरनल का मतलब है बिजनेस के अंदर, एक्सटर्नल का मतलब है बिजनेस के बाहर की चीजें। तो ये बताया गया कि गवर्नमेंट कंपनी को इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो उस कंपनी के अंदर के मैटर्स हैं, उन चीजों में उनको फ्रीडम दी गई है, इंडिपेंडेंस दी गई है। मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी को डिसीजंस लेने के, नए नए स्टेप्स लेने के, जो जैसे अभी आपने देखा था ओन स्टाफ वाला, ठीक है, वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनके स्टाफ की क्या सर्विस कंडीशंस होंगी, ये चीजें, तो इसमें फ्रीडम दी गई है। गवर्नमेंट कंपनी, दो इसकी ओनर गवर्नमेंट है, पर गवर्नमेंट कंपनी को ये फ्रीडम दी गई है कि जो उसके डायरेक्टर्स हो गए या जो अंदर मेन ऑपरेशंस का काम और लोग दिख रहे हैं, तो वो सब खुद से डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट उन पे आकर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स आपके होते हैं या फिर बहुत ज्यादा फोर्स करना, प्रेशराइज करना, तो वो चीजें नहीं होंगी। जो गवर्नमेंट है आपकी और वो जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो इस पर आकर जबरदस्ती फोर्स नहीं करेंगी और डिसीजंस डिले नहीं करेंगे, वो इस पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट कंपनी के इंटरनल चीजों में गवर्नमेंट आकर अलग से बहुत इंटरफेयर नहीं करेगी। अंदर जो उसके मैनेजमेंट और सब कंट्रोल का काम देख रहे हैं लोग, उनको ये पूरी फ्रीडम दी गई कि वो डिसीजंस ले सके। तो इंटरनल ऑटोनॉमी में यही है कि इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे रिलेटिवली यूज हो रहा है टर्म। रिलेटिवली का मतलब आपके जो पिछले आपने पढ़ा है चीजें, उनसे पब्लिक कैब कॉर्पोरेशन आपने पढ़ी थी, उससे रिलेट करके बता रहे हैं कि इसमें जो है ये फ्री होती है, जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक चीजें हैं और इंटरफेरेंस करने की चीजें नहीं होती है। एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग, सेपरेट एंटिटी होती है, एक ऑटोनॉमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह इसको ट्रीट करते हैं, और इसमें डायरेक्ट मिनिस्ट्रियल कंट्रोल नहीं होता है, मिनिस्ट्री का डायरेक्ट बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ये इसको फ्रीडम दी गई है। तो ये आपका दूसरा मेरिट है इंटरनल ऑटोनॉमी का। ठीक है, कि डे टू डे ऑपरेशंस में इसको फ्रीडम है, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। थर्ड मेरिट हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस है, ये आपका एक तरीके से जो फर्स्ट पॉइंट है उससे भी रिलेटेड है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस का मतलब यही है कि जो भी उनके फंक्शंस हैं, जो भी उनको जिस भी तरह से करना है काम, उन चीज़ों में ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आप आसानी से चेंज कर सकते हो तो फ्लेक्सिबल है, अगर आप चेंजेस नहीं कर सकते तो रिजिड है। तो आपको भी बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स, पावर्स और ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें हैं, दे कैन बी ऑल्टर्ड ईजिली, कोई स्टैट्यूट उनको अमेंड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और डिसीजंस भी वो आसानी से जल्दी से ले सकती है। क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट्स और पावर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स है, पावर्स है, फंक्शंस है, यही चीजें हैं आपकी, तो गवर्नमेंट कंपनी का ये किसी स्टैट्यूट में तो नहीं मेंशन है। गवर्नमेंट कंपनी ने कोई लॉ तो नहीं बनाया गया जिसमें लिख दिया गया है एकदम, कहते हैं ना कि अब तो लिख गया तो वही रहेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट पावर्स फंक्शन के डिसाइड हो चुके हैं, अब वो चेंज नहीं होंगे, अगर चेंज करना है तो जाकर आप लॉ को बदलो। ये तो चीज नहीं है गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग से कोई लॉ नहीं है। कंपनीज एक्ट है, बट स्पेशली गवर्नमेंट कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक अलग से स्टैट्यूट नहीं बना है।
तो अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहती है तो वो अपने ऑब्जेक्ट्स, पावर्स और फंक्शंस को नॉर्मली जैसे चेंज करा जा सकता है वो कर सकती है, आसानी से डिसाइड कर ले और थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज करके वो अपने ऑब्जेक्ट्स और पावर्स को बदल सकती है, ठीक है, मतलब चेंजेस ला सकती है अपने ऑपरेशंस में, उसको किसी स्टैट्यूट को जाकर बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो लॉ इसको गवर्न कर रहा है, कंपनीज एक्ट, उसके प्रोविजंस को ये तोड़े ना, उसमें जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को ये फॉलो करे, उसमें जो लीगल चीजें इनको, अब जैसे कि ये नहीं कि ये ऐसा अपने ऑब्जेक्ट्स या पावर्स मान लीजिए इतना ज्यादा बढ़ा दे जो कि कंपनीज एक्ट मना कर रहा है। कंपनीज एक्ट अगर कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी को ये पावर नहीं प्रोवाइड करनी है और गवर्नमेंट कंपनी वो पावर ले ले, ऐसा नहीं करना है, आप चेंज करो, लेकिन गवर्नमेंट जो आपका कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, उसमें जो चीजें दी गई उसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस है, गवर्नमेंट कंपनी की आसानी से अपने ऑपरेशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ मेरिट। फोर्थ मेरिट कहता है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। एक्सपर्ट मैनेजमेंट क्यों बोला गया? एक्सपर्ट मैनेजमेंट का काम कौन देख रहा है? अभी बताया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट का काम देखते हैं। जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, वो अपने मैनेजमेंट के काम के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, ठीक है। कैसे अपॉइंट करेगी? जो भी इसके ओनर है, गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट लोग हैं, जो भी ओनर रहेगी इस गवर्नमेंट कंपनी की, वो क्या करेगी? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, लोगों को अपॉइंट करके डायरेक्टर बनेगी। तो ये गवर्नमेंट कंपनी जो है, ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है उनको हाई सैलरीज दे सकती है, इतनी कैपेबल है, इतना उसका फंड्स है कि वो हाई सैलरीज पर रख सकती है लोगों को, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये अपॉइंट कर सकती है। क्योंकि देखो, आपने अभी फीचर में पढ़ा था ओन स्टाफ, वो डिसाइड कर सकती है कि उसको किसे अपॉइंट करना है, ठीक है। डायरेक्टर्स के लिए मैनेजमेंट का काम देखने के लिए वो अगर किसी को अपॉइंट कर रही है तो ये गवर्नमेंट कंपनी के पास फ्रीडम है कि वो प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को, जो मैनेजमेंट के फील्ड में एक्सपर्ट है, MBAs हैं, IIM ग्रेजुएट्स हैं, उनको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, अपना काम देखने के लिए, मैनेजमेंट का काम देखने के लिए, और उनको हाई सैलरीज भी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए एक्सपर्ट मैनेजमेंट का फीचर गवर्नमेंट कंपनी को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर भी इसको पिछली वाली आप उससे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करो। पिछली एंटरप्राइज में जैसे आपका डिपार्टमेंटल में था तो उसमें क्या बताया गया था कि अगर उसमें आपको मैनेजमेंट काम देखना है तो कौन करता था? सिविल सर्वेंट्स करते थे। गवर्नमेंट जो मेन है वो अपॉइंट करती थी कि हाँ, ये सिविल सर्वेंट इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मैनेजमेंट का काम देखेंगे। तो क्या होता था, उसमें डिसएडवांटेज हो जाता था कई बार डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। क्यों? क्योंकि जनरली जो सिविल सर्वेंट उनके यहाँ आते थे मैनेजमेंट का काम देखने, जिनको अपॉइंट करा जाता था उस काम के लिए, क्योंकि वो जनरली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते थे। अगर आप दो लोगों को कंपेयर करो, एक आपका नॉर्मल ग्रेजुएट है, ठीक है, एंड वो जो है उन्होंने अपना सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया जो कि बहुत टफेस्ट एग्जाम है, और वो सिविल सर्वेंट बन गए, ठीक है। तो उन्होंने वो एग्जाम क्रैक किया, वो सिविल सर्वेंट बन गए, लेकिन उनके पास अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस मैनेजमेंट के काम में एक्सपर्ट नहीं है। दूसरी तरफ आप देखो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो कि एक एक्सपर्ट है, जो कि 20 ईयर्स से मान लीजिए मैनेजमेंट की लाइन में है, मैनेजर है, तो वो ज्यादा एफिशिएंट है कि वो सिविल सर्वेंट ज्यादा एफिशिएंट है? ऑब्वियस सी बात है, जो वो एक्सपर्ट है, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आपकी कोई कंपनी होगी तो आप चाहोगे कि वो हमारे मैनेजमेंट का काम देखे बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। आप उस सिविल सर्वेंट को उस टाइम रेफर नहीं करोगे, लेकिन कई बार यहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है। जरूरी नहीं कि सारे सिविल सर्वेंट्स आपके एक्सपीरियंस नहीं हो या आप केपेबल नहीं हो, ये आपको एक नॉर्मल जनरल बताया गया है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यही बोला गया है कि इसमें ये एक्सपर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। जब एक्सपर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इन पे कंपल्शन नहीं डाल रही है गवर्नमेंट कि आप सिविल सर्वेंट्स को ही मैनेजमेंट का काम करवाओ, तो क्या होगा, वो मैनेजमेंट इनकी अच्छे से होगी, एक्सपर्ट होगी, एफिशिएंटली होगी, क्योंकि वो जनरली उन लोगों को प्रेफर करेंगे जो कि प्रोफेशनल होंगे उस फील्ड में, ठीक है। तो इसलिए एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिल जाती है गवर्नमेंट कंपनी को बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ये जो फीचर्स, जो मेरिट्स आपके, ये भी रिलेटेड है, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करी गई है, ओन स्टाफ वाला फीचर प्रोवाइड करा गया है, तो इससे जो है ये अपने डिसीजंस ले सकते हैं खुद से, फिर ये एक्सपर्ट मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो इन्हीं का काम अच्छे से होगा गवर्नमेंट कंपनी का। तो ये आपका सिंपल है फोर्थ वाला मेरिट, एक्सपर्ट मैनेजमेंट का। अब फिफ्थ हम मेरिट देखते हैं। फिफ्थ मेरिट हमारा कहता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है? मिलकर कुछ करना, साथ में करना। कोलैबोरेशन आपको कहाँ दिख रही है गवर्नमेंट कंपनी में?
ऐसा कहाँ है कि आपको लग रहा है कि कोलैबोरेशन हो रही है? जब देखो क्या है, इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट कैन अवेल द मैनेजमेंट स्किल एंड द टेक्निकल नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स इन द प्राइवेट सेक्टर एंड द फॉरेन सेक्टर। देखो इसमें आप कई चीजों को देख सकते हो। पहला तो आपका ओनरशिप में अगर आप देखो शेयर होल्डर्स जो है, तो उसमें गवर्नमेंट कंपनी में बताया गया है कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, उनके साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट कंपनी की ओनर हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ओनर हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर ओनरशिप में आ सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स में आपको कौन मिल रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ सकते हैं। तो यहाँ कोलैबोरेशन हो रही है, गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिल रहे हैं। फिर आप देखो मैनेजमेंट बताया गया दो, ये गवर्नमेंट कंपनी है, पर मैनेजमेंट के काम के लिए प्राइवेट लोगों को वो अपॉइंट कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब जनरल पब्लिक में से वो अपॉइंट कर सकते हैं। जब वो उन लोगों को अपॉइंट करेंगे जो बहुत एफिशिएंट होंगे, बहुत उनमें प्रोफेशनल होंगे, तो वो एक्सपर्ट चीजें, वो जो उनके पास एक्सपर्टीज है, जो एफिशिएंट है उस मैनेजमेंट के काम में, वो मिल रही है गवर्नमेंट कंपनी को। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो सारे लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं है, बहुत सारे लोग जनरल पब्लिक में ज्यादा एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे। फॉरेन जो आपके हैं, अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन जो है वो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं कंपनीज में, तो उनकी एक्सपर्टीज आपको मिलेगी। जब आप ऐसे लोगों के आप उसमें आओगे, मिलने में आओगे, तो आप उनकी एक्सपर्टीज को और उनकी जो नॉलेज है उसको आप यूज कर पाओगे। फिर जो आपकी ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसका जो स्टाफ सिलेक्शन है उसमें भी बताया गया ओन स्टाफ फीचर था आपका। ओन स्टाफ में मतलब है वो एम्प्लॉयज को भी जो अपने ला रहे हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए, वो भी बहुत एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, एफिशिएंट होंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर रही है गवर्नमेंट कंपनी, उस पर कंपल्सन नहीं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपॉइंट करो या गवर्नमेंट के लोगों को अपॉइंट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो फिर अब ये उनके लिए एडवांटेजियस है। ठीक है, उनके पास वो ज्यादा लोगों में से अपॉइंट कर सकते हैं, उनको एक लिमिट नहीं दे दी गई कि आपको गवर्नमेंट में से ही लेना है लोगों को। आप जो है अलग से भी लोगों को अपॉइंट कर सकते हो, जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, उन लोगों का आप ले सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी में कोलैबोरेशन यही हो रहा है कि जो क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व कर रही है अपनी ओनरशिप में, अपने मैनेजमेंट में, अपने जो वो काम करवा रही स्टाफ में, तो उससे क्या हो रहा है, उस गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट लोगों की और जो फॉरेन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, उनकी नॉलेज और उनकी एक्सपर्टीज वो अवेल कर पा रही है गवर्नमेंट कंपनी। तो कोलैबोरेशन हो रहा है जो कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए एडवांटेजियस है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ा देता है। तो ये आपके मेरिट्स थे। पहला मेरिट आपका यही था इजी फॉर्मेशन का, क्योंकि इसके लिए अलग से स्टैट्यूट बनाने की जरूरत नहीं है, डिसीजन से बन जाती है। सेकंड, इंटरनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करी गई है डिसीजंस लेने में, गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर नहीं करती है डे टू डे ऑपरेशंस में। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस है, जो भी इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो आसानी से ये चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, बिकॉज इनको कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट में जाकर उसमें चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। इनका स्टैट्यूट नहीं होता है ज्यादा, बस इनको ये देखना है कि कंपनीज एक्ट को ये उसके रूल्स फॉलो करें। एक्सपर्ट मैनेजमेंट के काम के लिए ये नॉर्मल जो लोग हैं उनमें से एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करके डायरेक्टर्स बना सकते हैं, और फिर इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने प्रोफेशनल रहेंगे, जितने एक्सपर्ट लोग रहेंगे, इनकी मैनेजमेंट उतनी अच्छी हो जाएगी। कोलैबोरेशन होता है बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो भी इनके साथ मिलते हैं, ओनरशिप में, मैनेजमेंट में, स्टाफ में, ऐसा रहता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स थे। इस वीडियो में, ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रही है अभी। इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं और इसके ये मेरिट्स क्या क्या है। अगली वीडियो में हम इसके डीमेरिट्स देखेंगे, सूटेबिलिटी देखेंगे, और फिर ये आपका चैप्टर थोड़ा सा बचा खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो आप रिवाइज करते चलिए, बिकॉज रिविजन बहुत जरूरी है, और कॉमर्स को बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक चीज देखो, आपने भी इस मेरिट्स में देखा चीजें रिलेटेड है, कॉमन सेंस यूज करो अपना। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, बहुत अलग नहीं है, हम ह्यूमन से ही रिलेटेड है, हम अपने आसपास चीजें देखते आ रहे हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, और बेसिक्स अगर आपके कॉमर्स के सही हो गए तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं होनी, बिकॉज ये चीजें फिक्स है। अगर आप बात करो गवर्नमेंट कंपनी की, तो यही कि अगर आप बहुत बड़े होकर जब आप पढ़ोगे गवर्नमेंट कंपनी को, तो कुछ नया पढ़ोगे, उसमें भी यही रहेगा, गवर्नमेंट ओनर रहेगी, बाकी ओनर्स रहेंगे, मैनेजमेंट ऐसे होगी, चीजें सब सेम रहेगी। अगर आप 10 साल बाद भी आप देखोगे सोल प्रोपराइटर या जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो आपको सेम चीजें मिलेंगी, इन केस उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये आपका बहुत ज्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है, पर एक लिमिट तक, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता आगे जाके। तो बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, देन बस ये कि आप थोड़ा डीप में जाके अच्छे से पढ़ोगे,
बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एंड अभी आप लोग पढ़ो अच्छे से एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।